शान का प्रतीक समंदर में हिंदुस्तान का शौर्य, लहरों पर पराक्रम की पहचान। आईएनएस विक्रांत आज नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया, शक्तिशाली सिपहसालार बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस बाहुबली को नौसेना में शामिल कर दिया। इस बाहुबली की धमक से दुश्मन देशों में खलबली सी मच गई है और हिंदुस्तान के समंदर की सरहदें इस महाबली के दम से अब महफूज हो गई हैं। आ गया समंदर का बाहुबली, नौसेना में शामिल हो गया आईएनएस विक्रांत। समंदर की सरहदों को मिल गया है सबसे शक्तिशाली प्रहरी। प्रधानमंत्री मोदी ने कोची में आईएनएस विक्रांत को नौसेना में शामिल किया तो ये गौरवशाली पल इतिहास के पन्नों में सदा के लिए दर्ज हो गया। पूरी दुनिया की निगाह आज आईएनएस के स्वागत के इस भव्य समारोह पर थी। 100 men guard of honor marching in with the Indian naval band and beats playing the tunes of कोच्चि शिपयार्ड पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने पहले गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस मौके पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने आईएनएस विक्रांत को विराट, विहंगम और विशेष बताया। आईएनएस विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्वदेशी है। ये स्टील डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने विकसित किया, भारत की कंपनियों ने प्रोड्यूस किया। एक युद्धपोत से भी ज्यादा एक तैरता हुआ एयरफील्ड है, एक तैरता हुआ शहर है। इसमें जितनी बिजली पैदा होती है उससे 5000 घरों को रोशन किया जा सकता है। 36 सालों तक दुश्मनों के लिए खौफ का दूसरा नाम रहा आईएनएस विक्रांत समंदर में भारत के उसी दबदबे को बढ़ाने के लिए एक बार फिर तैयार है। पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली, कहीं ज्यादा ताकतवर, आत्मनिर्भर भारत की शान और मेक इन इंडिया की पहचान। आईएनएस विक्रांत को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने इस विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर का जायजा भी लिया। नौसेना के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को समंदर के इस महाबली की तमाम खूबियों को करीब से दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे तो आसमान में उड़ते नौसेना के ध्रुव, चेतक और कुमोव हेलीकॉप्टर ने उनका अभिवादन भी किया। प्रधानमंत्री ने भी हाथ हिलाकर नौसैनिकों का अभिवादन स्वीकार किया। जब प्रधानमंत्री आईएनएस विक्रांत को नौसेना में शामिल कर रहे थे, उस वक्त नौसेना के तमाम ताकतवर विमान इस ऐतिहासिक पल को हवाई सलामी दे रहे थे। अपनी गर्जना से ये फाइटर जेट्स नौसेना की हवाई ताकत का प्रमाण भी दे रहे थे। समंदर के इस महाबली के नौसेना में शामिल होने से हिंदुस्तान की करीब 7500 किलोमीटर की समुद्री सरहदें दुश्मनों की नजरों से महफूज हो गई हैं और अब इसके तरकश में समंदर के सिकंदर विक्रांत के तौर पर एक और अचूक तीर जुड़ गया है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत।
आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। ये हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का अनमोल अवसर है। ये हर भारतीय का मान, स्वाभिमान बढ़ाने वाला अवसर है। आईएनएस विक्रांत भारत में बनने वाला अब तक का सबसे बड़ा और सबसे जटिल युद्धपोत है। देश में कई सालों से इसके निर्माण पर काम चल रहा था। करीब 20,000 करोड़ की लागत से बने विक्रांत का 80% से ज्यादा हिस्सा भारत में ही बनाया गया है। विश्व की 5वीं बड़ी नौसेना भारतीय नौसेना की ताकत विक्रांत के आने से कई गुना बढ़ गई है। विक्रांत हिंदुस्तान का वो ताकतवर योद्धा है जो समंदर में हर मोर्चे पर दुश्मन को परास्त करने की काबिलियत रखता है। आईएनएस विक्रांत की इसी ताकत की वजह से इसे समंदर के युद्ध का गेम चेंजर माना जा रहा है। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी मंजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, तो आज का दिन बहुत बड़ा है, बहुत खास है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया है आईएनएस विक्रांत। बताइए जरा इसके बारे में। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने आज एक ऐतिहासिक क्षण में आईएनएस विक्रांत, जो कि देश का पहला स्वदेशी युद्धपोत है, उसे नौसेना में शामिल किया आधिकारिक तौर पर। अब वो नौसेना के बेड़े का हिस्सा हो गया है और एक तरह से भारतीय वायुसेना की ये बढ़ती ताकत का नतीजा है। अब 2 युद्धपोत भारतीय नौसेना के पास हुए हैं, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। और ठीक 25 साल के बाद 1971 की लड़ाई में जो आईएनएस विक्रांत भारत का पहला विमानवाहक युद्धपोत था, उसकी जगह पर इसे विक्रांत नाम दिया गया। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा कि विक्रांत न सिर्फ स्वदेशी है बल्कि विशाल है, विशिष्ट है और पूरे समुद्री मोर्चे पर दक्षिण एशिया महासागर में भारत की जो बढ़ती ताकत है, भारत के पड़ोसियों के लिए जो भरोसा है, वो उसका काम करेगा। और सबसे बड़ी बात कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो तीनों सेनाओं में मेक इन इंडिया को लेकर जो जोर रहता है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। पिछले 8 सालों में जिस तरह से तीनों सेनाओं में मेक इन इंडिया की बात की गई और करीब 80% अगर से कहा जाए तो ये इसमें स्वदेशी उपकरण लगे हुए हैं। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका जो स्टील है वो डीआरडीओ ने उस पर रिसर्च की और उसके बाद भारतीय कंपनियों ने उस स्टील को तैयार किया गया। और स्टील इतना कि 4 एफिल टावर के बराबर स्टील इसमें लगा हुआ है, इसीलिए इसे विशाल कहा जा रहा है, इसकी लंबाई चौड़ाई को अगर देखें। और खासतौर से प्रधानमंत्री ने इस बात का भी उल्लेख किया कि ये जो युद्धपोत है पहली बार नौसेना में महिलाओं के उपयोगी बनाया गया है। महिलाओं के लिए इसमें खास केबिन बनाए गए। अभी तक भारतीय नौसेना के जो युद्धपोत थे उसमें महिला अधिकारियों के लिए, नौसैनिकों के लिए सुविधाएं नहीं थी, क्योंकि अब भारतीय नौसेना में आने वाले दिनों में सेलर के तौर पर, नौसैनिक के तौर पर महिलाएं आएंगी। अभी तक अगर वायु नौसेना की बात करें तो 600 के आसपास महिला अधिकारी अलग अलग मोर्चों पर रहती हैं, लेकिन पहली बार नौसैनिक के तौर पर महिलाएं शिप पर आएंगे और इसीलिए विक्रांत महिलाओं की भी बढ़ती ताकत का प्रतीक बनेगा। जी बिल्कुल मनदीप, आपके पास लौटेंगे, लेकिन बता दें विक्रांत की ताकत को पिछले 1 साल में तमाम सी ट्रायल्स के जरिए आजमाया जा रहा है और अपने सभी इम्तिहान पास करने के बाद ही इसे देश की सेवा को समर्पित किया गया। तो कैसा है देश का ये पहला मेड इन इंडिया वॉरशिप और इसे समंदर में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत क्यों कहा जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। हिंदुस्तान की समुद्री सीमा का सबसे बड़ा रक्षक, देश का पहला मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत, जिसके पहरे में सालों साल महफूज रहेगा देश। आज से विक्रांत ने एक बार फिर संभाल ली है नौसेना की कमान।
विक्रांत के जंगी बेड़े में शामिल होने के साथ ही समंदर में न सिर्फ भारत की ताकत में इजाफा हुआ है, बल्कि दुनिया के उन 5 शक्तिशाली देशों की फेहरिस्त में भारत शुमार हो गया है जो 40,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता रखते हैं। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और इंग्लैंड के बाद अब भारत ने ये कमाल कर दिखाया है। विश्व की 5वीं बड़ी नौसेना, भारतीय नौसेना की ताकत विक्रांत के आने से कई गुना बढ़ गई है। विक्रांत की ताकत को जानने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर क्यों इसे हिंद महासागर के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। देखिए, समंदर में आईएनएस विक्रांत को जंग का गेम चेंजर कहते हैं और ये महाबली अपने गौरवशाली इतिहास में साबित भी किया है। 1965 की जंग हो या फिर 1971 की जंग हो, विक्रांत ने युद्ध जीतने में भारत के लिए गेम चेंजर का रोल निभाया था। खतरनाक लड़ाकू विमानों से लैस ये महाबली, ये बाहुबली एक बार फिर से तैयार है। दुनिया के 10 सबसे ताकतवर विमान वाहक युद्धपोतों में से एक है आईएनएस विक्रांत। समंदर में तैरता एक ऐसा एयरफोर्स स्टेशन जहां से पलक झपकते लड़ाकू विमान, मिसाइलें और ड्रोन्स उड़ान भरकर दुश्मन पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। विमान वाहक युद्धपोत पर तैनात फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर कई सौ मील दूर तक समंदर की निगरानी और सुरक्षा करते हैं। विक्रांत पर कुल 30 एयरक्राफ्ट की तैनाती होगी, जिसमें से 10 एक साथ एक समय में फ्लाइट डेक पर होंगे और बाकी 20 विक्रांत में ही बने एक बड़े से हैंगर में होंगे। यानी महज कुछ सेकंड के अंतराल पर 10 फाइटर जेट्स दुश्मन पर टूट पड़ने के लिए उड़ान भर सकेंगे। किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत उसका फ्लाइट डेक होता है, यानी उसका रनवे। विक्रांत का रनवे करीब 262 मीटर लंबा है, यानी 2 फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ा। लेकिन किसी लड़ाकू विमान के टेक ऑफ और लैंडिंग के लिहाज से रनवे की ये दूरी कम ही है। लिहाजा विक्रांत के फ्लाइट डेक यानी रनवे को स्कीइंग तकनीक पर तैयार किया गया है। इस तकनीक को शॉर्ट टेक ऑफ बर्ड अरेस्ट रिकवरी यानी स्टोबार भी कहा जाता है। इसके मायने हैं कि छोटे रनवे से स्कीइंग के जरिए टेक ऑफ, इसलिए इस पर अरेस्टेड रिकवरी तकनीक से फाइटर जेट्स को लैंड कराया जाएगा। फिलहाल विक्रांत पर MiG-29 के फाइटर जेट तैनात होंगे। नवंबर के महीने से इसकी तैनाती शुरू हो जाएगी और इसके बाद स्वदेशी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट तैनात किए जाएंगे। हालांकि इसके तैयार होने में अभी वक्त लग सकता है, इसलिए MiG-29 के साथ अमेरिका के F-18A सुपर हॉर्नेट या फ्रांस के राफेल को तैनात किया जा सकता है। इन दोनों फाइटर जेट के ट्रायल शुरू हो चुके हैं। फाइनल रिपोर्ट आने के बाद तय किया जाएगा कि कौन सा लड़ाकू विमान तैनात किया जाएगा। इसके अलावा स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव और कामोव KA-39 हेलीकॉप्टर तैनात होंगे। विक्रांत पर रोटरी विंग एयरक्राफ्ट भी तैनात किए जाएंगे। इसमें 6 एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स होंगे जो दुश्मन की पनडुब्बियों पर नजर रखेंगे। भारत ने हाल ही में अमेरिका से ऐसे 24 मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर MH-60R यानी रोबियो हेलीकॉप्टर का सौदा किया है, जिसमें 2 हेलीकॉप्टर्स भारत को मिल चुके हैं। 2 टोही हेलीकॉप्टर और 2 सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में इस्तेमाल किए जाने वाले होंगे। आईएनएस विक्रांत पानी में एयरबेस की तरह तो काम करेगा ही, दुश्मन की मिसाइल से खुद को बचाने के लिए क्लोज इन वेपन सिस्टम से भी लैस होगा। ये सिस्टम किसी भी शॉर्ट रेंज मिसाइल या दुश्मन के जंगी जहाज के बाहरी सुरक्षा कवच को तोड़कर उसे डिटेक्ट कर नष्ट करने के लिए काफी है। विक्रांत में 2 एडवांस मिसाइल फायरिंग सिस्टम लगे हैं, जिसमें 64 बराक 8 मिसाइलें दागी जा सकती है। इन मिसाइलों की रेंज 500 मीटर से 100 किलोमीटर तक है। विक्रांत पर AK
630 गन भी तैनात होंगी। ये एक घूमने वाली तोप होती है जो टारगेट की दिशा में घूमकर फायरिंग करती रहती है। ये 10,000 राउंड्स प्रति मिनट की दर से फायरिंग करती है। इसमें 4 ऑटो ब्रेटा 76 mm कैलिबर की तोप लगी है। ये तोप 360 डिग्री घूमकर दुश्मन के विमान, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट या युद्ध पोत पर फायरिंग करके उसे तबाह कर सकती है। इस तोप की रेंज 16 से 20 किलोमीटर तक है। जाहिर है आईएनएस विक्रांत सिर्फ देश की ताकत ही नहीं बल्कि समंदर में हिंदुस्तान का गौरव और स्वाभिमान का प्रमाण है। विक्रांत के रूप में भारत को समंदर का एक ऐसा प्रहरी मिला है जो न सिर्फ सरहद की रक्षा में सक्षम है बल्कि दुश्मनों पर ताबड़तोड़ प्रहार कर उसे जहन्नुम में पहुंचाने में भी उतना ही काबिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आईएनएस विक्रांत का सफरनामा आखिर क्या है। इन ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं कि इसकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ क्यों गई है। देखिए, कारगिल युद्ध के बाद एयरक्राफ्ट कैरियर का प्रस्ताव पेश किया गया। 2002 में अटल सरकार ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी थी। उसके बाद 2002 में ही कोचीन शिपयार्ड ने इसका निर्माण करना, इस पर काम करना शुरू कर दिया था। 2009 में युद्धपोत का प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन इस कंपनी की तरफ से शुरू किया गया। 2011 में विक्रांत का ढांचा बनकर तैयार हो गया और उसके बाद 2013 में लॉन्च, 2020 में वेनिस ट्रायल्स जो है वो अब तक पूरे हो गए हैं। 2021 को समुद्र में मुश्किल ट्रायल्स की शुरुआत की गई, यानी इसकी ताकत को आंका गया, परखा गया। 2022 के जुलाई तक समंदर में ट्रायल्स को लगातार अंजाम देते रहे और आज भारतीय नेवी में आखिर विक्रांत, आईएनएस विक्रांत कमीशन कर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। 2023 तक पूरी तरह से ये ऑपरेशनल भी हो जाएगा। 23,000 करोड़ में बना है विक्रांत, जो कि मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। 2 फुटबॉल मैदान से भी बड़े आकार के जो एयरबेस है वो है, समंदर में तैरता है इसका एयरबेस और आईएनएस विक्रांत पर कुल 30 एयरक्राफ्ट की तैनाती हो रही है। 10 एयरक्राफ्ट एक साथ एक वक्त में फ्लाइट डेक पर दिखाई देंगे। 20 एयरक्राफ्ट विक्रांत में बने हैं, एक बड़े हैंगर में मौजूद रहेंगे। एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ में मदद के लिए सहायता मिलेगी और विक्रांत में विमानों की लैंडिंग के लिए एक रिकवरी सिस्टम भी दिया गया है। विक्रांत पर MiG-29 फाइटर जेट की तैनाती है। विक्रांत को बनाने में 500 से ज्यादा भारतीय कंपनियों की भूमिका भी देखी गई है। तो ये है इसकी खासियत। तो किसके पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं ये भी आपको बता देते हैं। चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। इटली के पास भी 2 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। ब्रिटेन के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके बाद फ्रांस का नंबर आता है जिसके बेड़े में 1 है, रूस के बेड़े में भी 1 है। इसके बाद स्पेन जहां पर 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है और भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। भारतीय नौसेना को आज एक नई पहचान भी मिल गई। प्रधानमंत्री ने नौसेना को नए ध्वज का अनावरण किया और ये नया ध्वज छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित है। क्या खास है नौसेना की इस नई पहचान में, आइए जानते हैं। ये भारतीय सेना की नई पहचान है। ये समंदर के जाबाजों की नई शान है। आज का दिन भारतीय नौसेना के लिए 2 ऐतिहासिक पल लेकर आया। एक तरफ लहरों का महायोद्धा आईएनएस विक्रांत नौसेना में शामिल हुआ और इसी के साथ ही भारतीय नौसेना को नई पहचान भी मिल गई। आईएनएस विक्रांत को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने नौसेना के नए ध्वज का अनावरण भी किया। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। नौसेना की ये नई पहचान औपनिवेशिक अतीत से दूर और भारत की समृद्ध समुद्री विरासत से परिपूर्ण है।
अब तक नौसेना का प्रतीक रहा सेंट जॉर्ज क्रॉस अब अतीत बनकर रह जाएगा। नया ध्वज छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित है। नौसेना के इस नए ध्वज में पहले की तरह ही बाईं तरफ राष्ट्रीय ध्वज है। इसके बगल में नीले बैकग्राउंड पर गोल्डन कलर से अशोक चिन्ह बना हुआ है। इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। जिस बैकग्राउंड पर अशोक चिन्ह बना है वो असल में छत्रपति शिवाजी महाराज की शाही मुहर है। इस ध्वज पर नीचे संस्कृत भाषा में शम नो वरुणः लिखा है, जिसका अर्थ है कि हमारे लिए वरुण शुभ हो। भारत में वरुण को जल का देवता माना जाता है, इसलिए नौसेना के नए ध्वज पर यह वाक्य अंकित किया गया है। ये पहली बार नहीं होगा जब सेंट जॉर्ज क्रॉस को नौसेना के ध्वज से हटाया जाएगा। इससे पहले 2001 से 2004 तक 3 साल के लिए सेंट जॉर्ज क्रॉस को नौसेना के ध्वज से हटा दिया गया था। नौसेना के ध्वज को इसके पहले 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय भी बदला गया था, जिसमें सफेद झंडे के बीच में जॉर्ज क्रॉस को हटाकर नौसेना के एंकर को जगह दी गई और ऊपरी बाएं कोने पर तिरंगे को बरकरार रखा गया था। 2004 में ध्वज या निशान में फिर से बदलाव किया गया और ध्वज में फिर से रेड जॉर्ज क्रॉस को शामिल कर दिया गया। इसकी वजह नीले रंग के कारण निशान का अस्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ना बताया गया। नए बदलाव में लाल जॉर्ज क्रॉस के बीच में अब राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को शामिल किया गया है। 2014 में एक और बदलाव कर अशोक स्तंभ के नीचे देवनागरी भाषा में सत्यमेव जयते लिखा गया। आजादी के पहले तक नौसेना के ध्वज में ऊपरी कोने में ब्रिटिश झंडा बना रहता था। 26 जनवरी 1950 को पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय नौसेना के ध्वज का भारतीयकरण किया गया, लेकिन ब्रिटिश चिन्ह लाल रंग के सेंट जॉर्ज क्रॉस से छुटकारा नहीं मिल सका। अब आजादी के अमृत महोत्सव पर नौसेना को अंग्रेजी हुकूमत की इस पहचान से सदा के लिए छुटकारा मिल गया है। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी खबर पर एक बार फिर से रुक करते हैं कोची का, जहां पर हमारे संवाददाता मंजीत नेगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजीत, सबसे पहले ये बताइए कि नेवी को जो आज नई पहचान मिली है, इस नए ध्वज का आखिर महत्व क्या है नौसेना के लिए? भारतीय नौसेना का जो झंडा में जो बदलाव हुआ है वो भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को देश को संबोधित करते हुए जो 5 सूत्र दिए थे भारत को महाशक्ति बनाने के, उसमें एक सूत्र ये भी था कि हमें विदेशी दास्ता से जुड़े हुए प्रतीकों से उस भाव से दूर जाना होगा। और इसीलिए आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर नौसेना ने एक बड़ा फैसला किया। नौसेना का जो चिन्ह था, जो निशान है, जो झंडा है, उसमें क्योंकि वो अभी तक ब्रिटिश आर्मी और से जुड़ा हुआ था, उसमें बदलाव करते हुए शिवाजी महाराज, जिन्होंने देश में भारत में पहली बार नौसेना एक तरह से का इस्तेमाल किया था, बड़ी सशक्त नौसेना बनाई थी, उनका जो मुद्रा थी, उस सिक्के को लेते हुए, उस निशान को लेते हुए नौसेना का नया झंडा बनाया गया। उसे भी आज इस मौके पर इसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना के लिए जारी किया। और अब आज 2 सितंबर के बाद से अब नौसेना का जो ध्वज है, जिसमें तिरंगा के अलावा नौसेना का नया निशान है, वो भी बदल जाएगा। तो एक बड़ा बदलाव, 70 साल से नौसेना जिस निशान के साथ थी उसमें कुछ पुराने बदलाव जरूर हुए हैं, लेकिन एक बड़ा बदलाव जो पूरी तरह से भारतीय है, भारत की विराट संस्कृति का प्रतीक है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा हुआ प्रतीक चिन्ह है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरफ इशारा भी किया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये निशान, भारतीय नौसेना का जो नया निशान है, उसे वो छत्रपति शिवाजी महाराज बने रहिए हमारे साथ। देखिए, नौसेना के बाद अब बात वायुसेना की। भारत के तेजस मार्क 1 की ताकत का लोहा तो दुनिया ने मान ही लिया है। अब दुनिया भारत के नए तेजस की ताकत को भी देखेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने तेजस के एक नए वर्जन तेजस मार्क 2 के मेगा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। तेजस मार्क 2 के तैयार होने के बाद भारत 5th जनरेशन फाइटर प्लेन बनाने वाले देश की कतार में शामिल हो जाएगा। मतलब इसका यह कि तेजस मार्क 2 फाइटर जेट मौजूदा मार्क 1 की तुलना में न सिर्फ ताकतवर होगा, बल्कि इसमें लगे अटैकिंग सिस्टम भी बेहद एडवांस्ड होंगे।
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की उड़ान आसमान में अब और भी सशक्त होने वाली है। भारत को ये मजबूती देगा तेजस का नया वर्जन तेजस मार्क 2, जो पहले से भी ज्यादा घातक होगा, ज्यादा खतरनाक होगा। तकनीक और ताकत में बेजोड़ तेजस मार्क 2 के हुंकार से थर्रा उठेगा आसमान। दोगुनी रफ्तार और ताकत से जब ये दुश्मन पर हमला करेगा तो उसे संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। पल भर में परखच्चे उड़ जाएंगे देश के दुश्मनों के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट मीटिंग ऑन सिक्योरिटी ने LCA मार्क 2 मल्टी रोल फाइटर जेट विकसित करने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। यानी तेजस का एडवांस वर्जन तेजस मार्क 2 बेहद जल्द वायु सेना की ताकत बढ़ाने वाला है। तेजस की निर्माता कंपनी HAL के मुताबिक तेजस 2.0 का पहला हाई स्पीड परीक्षण 2023 में शुरू होगा और उत्पादन इसके 2 या 3 साल के बाद होना शुरू हो जाएगा और इसके साथ ही भारत 5th जनरेशन फाइटर प्लेन बनाने वाले देशों की कतार में शामिल हो जाएगा। भारत सरकार ने LCA मार्क 2 डेवलपमेंट का अप्रूवल दिया है। ये इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भरता और भी मजबूत बनेगा। इसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स में फाइटर स्क्वाड्रन्स की गिनती कम होती जा रही है और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि LCA मार्क 2 का डेवलपमेंट और इंडक्शन समय पर किया जाए। देखिए, पूरे देश में इस वक्त गणेश चतुर्थी की धूम है। क्या आम क्या खास, सभी बप्पा के प्रेम में रंग गए हैं। विघ्नहर्ता के लिए उनका हर एक भक्त कुछ खास कर गुजरना चाहता है। इसीलिए देश के अलग अलग इलाकों में बप्पा की अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। देखिए आप भी। गणेशोत्सव को लेकर पूरे देश में उत्साह। बाप्पा की सेवा में लगे हैं भक्त। बरस रहा है विघ्नहर्ता का आशीर्वाद। गणपति के भक्त अपने अपने अंदाज में भगवान गणेश की उपासना कर रहे हैं। अब महाराष्ट्र ही नहीं, देश के कोने कोने में बाप्पा का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। सबसे पहले बात मुंबई की। यहां के बांद्रा इलाके में नेपाल के मशहूर पशुपतिनाथ मंदिर जैसे पांडाल का निर्माण किया गया है। कलाकारों ने इतनी शानदार ढंग से सजावट की है कि भक्तों को पशुपतिनाथ मंदिर का एहसास हो रहा है। और पंडाल के अंदर भी भगवान भोलेनाथ के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा रखी गई है। मुंबई में ही बाप्पा के प्रति भक्तों का अनन्य प्रेम देखते बन रहा है। यहां पर भगवान गणेश की प्रतिमा का 66 किलो सोना और 296 किलो चांदी से श्रृंगार किया गया है। यहां पर भगवान गणेश के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में 2 साल बाद मनाए जा रहे गणेश उत्सव को लेकर भक्तों में उमंग देखा जा रहा है। यहां पर अलग अलग इलाकों में भगवान गणेश की प्रतिमा रखी गई है और उनकी सजावट के तो क्या कहने, जो लोगों को आकर्षित कर रहा है। भुवनेश्वर के बरगड़ा इलाके में 51 फीट की बप्पा की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हाँ, बहुत खुश हैं। बहुत अच्छे से डेकोरेट हुआ है सब कुछ। इतने कोविड के बाद मतलब अच्छे से सब कुछ हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है। हैदराबाद में गणपति के भक्तों ने अपने आराध्य का ऐसा रूप गढ़ा है कि उसकी सुंदरता के चर्चे चारों तरफ फैल गए हैं। यहाँ पर विघ्नहर्ता की मूर्ति को 17,000 नारियल से बनाया गया है। यही नहीं, हैदराबाद में कई और पंडालों को अलग अलग आकार दिया गया है। मध्य प्रदेश में भी पूरे धूमधाम से भगवान गणेश की पूजा अर्चना हो रही है।